हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस। बता दें दोस्तों कि इसमें हम लोग लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बता दें दोस्तों कि यह यूपी बोर्ड और प्लस सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। तो बता दें दोस्तों कि इसमें सबसे पहला लेसन साइंस का शुरू किया गया है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इस लेसन में पढ़ना क्या है हमें? तो इस लेसन में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और उनको किस समीकरण से दिखाएंगे उसके बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहले बता दूं कि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूं जिसमें जो है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उसमें से योगात्मक अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रियाओं तक उसमें बता दिया हूं। और इससे पहले भी एक वीडियो बनी थी जिसमें पूरा परिचय बताया हूं केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, अगर ये दोनों वीडियो आप नहीं देखें अभी तक तो उस दोनों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। अब दोस्तों बता दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि अगर अगली वीडियो मैं बनाऊं तो जल्दी से आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज दोस्तों ये पीछे का तो रिवीजन करूंगा, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आज यह लेसन पूरा खत्म करूंगा। तो जो आज तक पहले वीडियो में बनाया हूं, मैं वीडियो में बता दिया हूं, वह आज रिवीजन करूंगा और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है इस लेसन का उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। ये देखिए, यह एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। और यह रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे दोस्तों? तो इसमें देखिए सबसे पहले माना यह कोई पदार्थ है ए और यह दूसरा पदार्थ है। अगर यह ए बी के साथ मिलकर, मतलब एक पदार्थ दूसरे के साथ मिलकर अभिक्रिया कर ले और किसी तीसरे पदार्थ को बना दे, ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना और किसी तीसरे पदार्थ का बनना। जब ये दोनों पदार्थ आपस में मिलकर किसी तीसरे पदार्थ को बनाएंगे तभी यह रिएक्शन कहलाएगी, तभी यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और यह अगर कोई पदार्थ है तो यह तो या सॉलिड हो सकता है मतलब ठोस, या लिक्विड हो सकता है मतलब द्रव, या तो यह गैस। क्योंकि दुनिया में दोस्तों कोई भी पदार्थ हो वह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीन ही अवस्थाओं में पाया जाता है। वह अलग बात है कि एक चौथी अवस्था खोजी गई जिसका नाम है प्लाज्मा, और एक पांचवी अवस्था अभी हाल में खोजी गई जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यह दोस्तों अंतरिक्ष में खोजी गई है अवस्था। अब बता दूं कि यह कोई पदार्थ है ए, यह रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ में जैसे तत्व आ जाता है, अणु आ जाता है, यौगिक आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। और यह बी भी कोई पदार्थ है, मतलब यह नमक हो गया, पानी हो गया, चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, कुछ भी हो सकता है। और यह भी कुछ भी हो सकता है। तो जब यह एक रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ से मिलेगा तो यह कोई नया रासायनिक पदार्थ बनाता है जिसको हम उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तो उत्पाद कहेंगे, मीन्स प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहेंगे? तो अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? तो इसको भी अभिकारक बोलेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अभिकारक होते हैं, अभिकारकों का होना बहुत जरूरी है। अभिकारक नहीं रहेंगे तो कोई भी नया चीज नहीं बनेगा, मतलब उत्पाद नहीं बनेगा। तो दोस्तों बता दूं कि यह अभिकारक जो हैं इनको हमेशा रिएक्शन के बाएं लिखा जाता है। यह देखिए तीर है इस रिएक्शन में। इस तीर का क्या मतलब है? यह तीर बता रही है कि जब यह दोनों आपस में मिलेंगे तो और रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यह उत्पाद बनेगा। यह तीर क्या बताती है दोस्तों? यह बताती है कि यह रिएक्शन आगे बढ़ रही है और ये बन रहा है, ठीक है। अब बता दें कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ पहले से हम लिए रहते हैं उनका स्टेट बदल जाता है, मतलब अवस्था बदल जाती है। जैसे ठोस है तो ठोस भी हो सकती है और बदलने के बाद द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। उनका रंग बदल सकता है। जो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं करने के बाद गैस भी निकल सकती है और उनका तापमान भी बदल सकता है। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो उसमें इतना चेंजेस आ सकता है, उनका स्टेट चेंज हो सकता है, भौतिक अवस्थाएं बदल सकती हैं, रंग बदल सकता है, गैस निकल सकती है, तापमान बदल सकता है। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो पहले वाली वीडियो में बताया गया है और यह पूरा डिटेल डिस्कस किया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यह थोड़ा सा कम समझ में आएगा। पहले की दोस्तों वीडियो देख करके आप इस वीडियो को देखिए, पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मीन्स इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया, यह सोडियम है, इसको क्लोरीन गैस में डालेंगे, मीन्स ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेगी तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा।
इनको क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे तो अभिकारक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे तो उत्पाद कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रोडक्ट, इनको क्या कहते हैं रिएक्टेंट। अब देखिए यह रिएक्शन दो तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह मैग्नीशियम है, यह ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो जब ये दोनों मिले तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को संकेत के रूप में नहीं दिखा गया, यहाँ मैग्नीशियम का शब्द लिखा गया, पूरा मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो समीकरण बनेगा, जो अभिक्रिया लिखी जाएगी उसको हम कहेंगे शब्द समीकरण। यह रासायनिक अभिक्रिया का शब्द समीकरण है। समीकरण मतलब इसमें प्लस लगा दीजिए, तीर लगा दीजिए, तो इस तरह से यह समीकरण हो जाएगा। देखिए ऐसी रिएक्शंस में कभी कभी ऐसी तीर आती है, कभी कभी ऐसी तीर आती है, और कभी कभी इस तरह की तीर आती है। ठीक है, तो इस तरह की तीर को हम जब लगाते हैं अब अभिकारकों और उत्पादों के बीच में, तब वह रासायनिक समीकरण बन जाता है। वह रासायनिक समीकरण हो सकता है या फिर शब्द समीकरण हो सकता है। रासायनिक समीकरण कब कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक होते हैं और जितने भी उत्पाद होते हैं, अगर उनका हम प्रतीक लिख दें, ठीक है, प्रतीक के रूप में उनको किस सिंबल से दिखाते हैं, अगर वो सिंबल लिख दें तो यह शब्द समीकरण नहीं रह के बल्कि क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। यह शब्द समीकरण हो गया, यह रासायनिक समीकरण हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, आप कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के प्रतीक को लिखकर उनको प्लस माइनस से जोड़ देते हैं और एरो का निशान लगाते हैं, तब वह समीकरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बता दें कि सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण था, उस रासायनिक समीकरण को किसने दिया था, तो 1615 ईस्वी में जीन बैगविन ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में व्यक्त किया था। अब बता दें दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो यह रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए इतने प्रकार की होती हैं और ये आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ पिछले वीडियो में बताया हूँ और जो बची है आज बता दूंगा, लेसन खत्म हो जाएगा। इन्हीं रिएक्शंस में से दोस्तों कक्षा 10 में पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, और 10 के बच्चे एकदम टेंशन ना लें, सारी रिएक्शन अच्छे से आएगी, याद हो जाएगी। केवल आप एक बार वीडियो देख लेंगे मन से, याद हो जाएगी आपको। और मैं कहूँगा कि आप नोट भी बना लीजिएगा, नोट बना लेंगे तो आपको ये रिएक्शन बड़े आसानी से याद भी रहेगी और जब चाहेंगे आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक, देखिए केमिकल रिएक्शंस की कितने टाइप्स होते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया दूसरा है, तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यह तीनों पिछली वीडियो में है। आज मैं पढ़ाऊंगा द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, और एक और बताऊंगा जिसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अगर सीबीएसई के बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनके लिए इंग्लिश बोल देता हूँ, आप देख लीजिए आप क्या पढ़ेंगे। यह टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा कौन है, तो डिसोसिएशन रिएक्शन है। और तीसरा क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन। देखिए दोस्तों, पहली रिएक्शन क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें मेन शर्त क्या है, मेन शर्त का मतलब ये दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए दो अभिकारक है किसी अभिक्रिया में, ठीक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, जितने भी अभिकारक हों, जैसे यहाँ पर कितना है, दो है, यहाँ पर कितने, दो हैं, यहाँ पर कितने, दो हैं, यहाँ पर कितने हैं, दो हैं। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हों, अगर वो सभी अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, आपको अगर कोई एग्जांपल याद नहीं तो मान लीजिए कोई पदार्थ ए है जो गैसीय अवस्था में, इसलिए जी से दिखाया गया है, और कोई पदार्थ है बी, वो भी गैसीय अवस्था में। तो मान लीजिए ए और बी दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिलके एक पदार्थ बना रहे हैं। अब यह रिएक्शन क्या है, योगात्मक। देखिए इसका यह तो फार्मूला, मतलब ऐसे आप दिखा दीजिए, इस तरह की कोई रिएक्शन रहेगी तो योगात्मक कहलाएगी। जैसे देखिए पहला है कोल मीन्स कोयले से, ठीक है, कोयला है, कोयले को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यह देखिए कोयला कैसा होता है, ठोस होता है, यह क्या है, ऑक्सीजन गैस में मिलकर जलेगा, यह क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये अभिक्रिया कैसी है, योगात्मक। ये देखिए चूना है, चूने को पानी में डालेंगे, चूने का पानी बनेगा, यह भी कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारक कितना उत्पाद बना रहे हैं, तो एक। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों मिलकर आपस में पानी बना रहे हैं, कितने विकारक हैं, दो, एक उत्पाद बन रहा है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक। इतना ही लिखना है बस, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से याद कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, पेपर में यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। देखिए अगली रिएक्शन क्या है,
दूसरी रिएक्शन है वियोजन रिएक्शंस, और सीबीएसई वालों को बता दूं कि इसको कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लड्डू होता है, तो लड्डू को अगर आप हाथ से दबा दें तो वो कई भागों में बढ़ जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई एक भारी पदार्थ है, अगर वह भारी पदार्थ या बड़ा पदार्थ अगर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाए, जैसे देखिए मान लीजिए यह तीनों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा पदार्थ था, ए बी सी से मिलकर बना हुआ एक बड़ा पदार्थ था, और वह क्या हुआ ए में, बी में, सी में, तीन लोगों में बट गया। मीन्स इसे क्या कहेंगे, अभिकारक, इसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आप इसी तरह से अब याद कर लीजिए अभिक्रिया कि जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए या विभाजित हो जाए या बट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, वेरी सिंपल। फिर से बता दूं कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, जैसे देखिए यह चूना पत्थर है CaCO3। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है, और इसको व्यापारिक रूप से चूना पत्थर कहते हैं क्योंकि यह चूना पत्थर के नाम से बिकता है। और बता दूं कि जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। मीन्स अभिकारक कितना है, एक, उत्पाद कितना है, दो। तो जब एक अभिकारक दो अभिकारकों में टूट जाए, दो उत्पादों में टूट जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए पानी है, पानी मतलब लिक्विड, H2O को पानी कहते हैं, यल से लिक्विड है, ये द्रव होता है, और जब इसको गर्म करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में टूट जाएगा। यहाँ पर देखिए एक अभिकारक है, कितने उत्पाद हैं, दो। एक अभिकारक है, कितने उत्पाद हैं, दो। ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, या तो यह विद्युत धारा की सहायता से टूट सकता है दो भागों में, विद्युत धारा की सहायता से, तब हम उसे कहेंगे वैद्युत अपघट। या तो यह उष्मा, ठीक है, या तो यह उष्मा के कारण या उष्मा की वजह से दो भागों में बढ़ सकता है, मीन्स धूप की वजह से भी बढ़ सकता है दो भागों में, या तो फिर हम इसे गर्म करके दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, गर्म करने का निशान यह है, इस तरह भी हम दिखा सकते हैं। अगर एजिस बी आर को दो भागों में बांटना है, हम तीन तरीके से बांट सकते हैं, या तो विद्युत धारा की सहायता से, या तो उष्मा या धूप की सहायता से, या तो उसको गर्म करके। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पिछली वीडियो में भी बताया हूँ, अगर आज नहीं आया समझ में तो पिछली वीडियो देखिएगा। और दोस्तों वीडियो आपके पास है तो आप रात बिरात जब भी आपके पास टाइम हो आप देख लिया करिए, रिप्ले करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना लीजिए। नोट बनाएंगे तो आपका नोट जिंदाबाद रहेगा हमेशा, जब चाहेंगे तब आप रिवीजन और याद कर लेंगे। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होती है, इसको देखिए, रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, शॉर्टकट में हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, आप समझ लीजिएगा कि रिएक्शन बोलना सर। ठीक, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे यह क्या है, वह अभिक्रिया होती है जिनमें कोई एक अभिकारक, ये एक अभिकारक, जैसे ये तगड़ा अभिकारक होता है मतलब अधिक क्रियाशील होता है, और यह क्या करता है, किसी कम क्रियाशील वाले को उसके यौगिक में से हटा देता है। जैसे मान लीजिए कि जिंक और SO4 दो लोग थे, ठीक है, यहाँ से एक जिंक हो गया, एक सल्फेट हो गया, इन दोनों को क्या कहेंगे, जिंक सल्फेट बोलेंगे, जिंक सल्फेट। और यह अमयन अकेले है, एमएन मतलब मैग्नीज, यह अकेले है। यहाँ पर दो लोग हैं, ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे, मान लीजिए ये गया, इसको एक फाइटिंग मारा और ये यहाँ से भाग गया, ये यहाँ से भाग गया। फिर ये बोला कि भाई अभी तो जिंक चला गया, लेकिन जब जिंक आएगा तो फिर मुझको मारेगा। तो एमएन कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो एमएन क्या करता है, इस SO4 को अपने साथ ले लेता है और बनता क्या है, MnSO4, और जिंक को अकेले सब छोड़ देते हैं। बात ध्यान से समझिए, एमएन एक अकेला आदमी है, जिंक और SO4 दो लोग हैं, ये दो लोग झगड़ा किए हुए हैं। एमएन देख लेता है, एमएन क्या करता है, जब देखता है तो जिंक को मार के भगा देता है और इसको अलग कर देता है। तो यह कहता है कि अरे भाई मैग्नीज, जिंक अगर आ गया तो मुझको मारेगा। तो SO4 एमएन कहता है तुम चलो मेरे साथ। तो ये SO4 इसके साथ चला जाता है, ये हो जाता है MnSO4, और ये जिंक अकेला रह जाता है। तो देखिए यह क्यों इसको अलग अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा थी, यह ज़्यादा एक्शन में था, इसके पास ज़्यादा एनर्जी थी, ज़्यादा जोश था, यह ज़्यादा अभिक्रियाशील था, ज़्यादा एक्शन में आता था। इसने क्या, इसको मार दिया हाली, तो मार के इसको क्या किया, अपने साथ ले लिया, MnSO4 बन गया, जिंक बन गया। ठीक, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन। अब आपको लिखना कैसे है, लिखेंगे कैसे, याद कैसे होगा, तो बोलेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु या अभिकारक, जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु या अभिकारक कम क्रियाशील धातु या अभिकारक को
विस्थापित करके उत्पाद बनाता है। विस्थापित करके मतलब हटाकर। जैसे एक कम क्रियाशील था कौन, जिंक, जिंक को हटा दिया और उत्पाद बना दिया। कौन उत्पाद बनाया, MnSO4 मैग्नीज सल्फेट बोलेंगे और ये जिंक। इन दोनों लोगों को उत्पाद बोलेंगे, इसको भी उत्पाद बोल सकते हैं, इसको भी, ये दोनों को बोल सकते हैं। मतलब क्या, फिर से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु को हटाकर विस्थापित करके उत्पाद बनाए, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, अब चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे हम लोग। देखिए अगर इस अभिक्रिया की बात करें ना तो यह भी विस्थापन है। अगर मान लिया आपको नहीं मालूम है, और आपको यह अभिक्रिया दे दी गई, पूछी गई कि कौन सी अभिक्रिया, तो देखिए जिंक है, H2SO4 है, जिंक SO4, आप दिमाग में अपने भरेंगे क्या। देखिए आपको लगेगा कि जिंक है, यहाँ पर दो लोग हैं, H2 है और SO4 है। तो जिंक क्या कर रहा है, H2 को हटा दे रहा है और SO4 को अपने साथ ले ले रहा है। तो जिंक SO4 एक साथ हो गए और ये अलग हो रहा है। इसका मतलब कौन सा क्रिया, विस्थापन। यहाँ देखिए यह H2SO4 है, यह Mg है, यह अकेला है और यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो H2 और SO4। तो ये Mg क्या करता है, H2 को हटाकर SO4 को अपने साथ ले लेता है। देखिए MgSO4 H2, तो कौन सी क्रिया है, विस्थापन। इसमें देखिए क्या है, Cu अकेला है, यह देखिए AgNO3 दो लोग हैं, Ag और NO3 है। यह क्या करता है, इनको हटा के इनको अपने साथ ले लेता है। देखिए CuNO3, यह साथ हो गया, इनको हटा दिया, एक कौन सी क्रिया, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन क्रिया। अब हमको क्या पढ़ना है, देखिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया में सभी लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, यह क्रिया सबको नहीं आती। अब मैं आपको बता दूं कि अब देखिए क्या करना है, यही सबसे मेन अभिक्रिया, यह याद हो गई, समझिए सब याद हो जाएगी। देखिए इसमें दो अभिकारक सबसे पहले लेते हैं, कौन कौन है, तो Na2SO4। क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ते हैं सोडियम, इसको पढ़ते हैं सल्फेट। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी जिंदगी में अगर कभी SO4 कहीं आ गया तो आप सल्फेट बोलेंगे। और Na को, जो मैं पहली वीडियो में बताया था आपको कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना, तो वह सोडियम है और इसका ओरिजिनल नाम होता है नाइट्रियम। ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, याद कर लीजिए। बीएड एंट्रेंस में, SSC सीजीएल में पूछा जाता है, PCS तक पूछा गया है कि इसका लैटिन नाम क्या होता है या वास्तविक नाम क्या होता है, तो नाइट्रियम या फिर सोडियम। इसमें देखिए यह क्या है, एक अभिकारक है, ठीक है, और यह जलीय अवस्था में रहता है। और मैं यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यह एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया इसलिए बता रहा हूँ। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम सल्फेट। और जब इसकी अभिक्रिया होती है बेरियम क्लोराइड के साथ, यह भी क्या होता है, एक्वस। एक्वस मतलब जली, AQ मतलब कुछ नहीं मतलब यह जली अवस्था में है, उस अवस्था को यह बता रहा है AQ। अब देखिए क्या होगा, तो ये दोस्तों देखिए यह दो भागों में बट जाएगा। सबसे पहले Na प्लस में बटेगा और SO4 माइनस में बटेगा। SO4 में अकेले दो बार माइनस आएगा। जब SO4 एक बार रहेगा तो इस पर दो माइनस होता है, और एक Na पे एक प्लस आता है, दो Na है तो दो प्लस इस पर भी आ जाएगा। अब देखिए ये भी दो भागों में बढ़ जाता है, Ba डबल प्लस और दो बार Cl है, दोनों Cl पर एक एक माइनस। इसका मतलब एक Cl पे एक माइनस, दो बार है तो दो माइनस हो जाएगा। एक Ba पे डबल प्लस, एक SO4 पे डबल माइनस और एक Na तो एक प्लस। अगर दो कर देंगे तो दोनों Na पे एक एक प्लस, मतलब दो प्लस। अब देखिए इसका प्लस वाला इसके माइनस के पास जाएगा, और ये हो गया NaCl, दो बार ये दो बार ये, तो क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस। अब देखिए ये दो बार प्लस दो बार माइनस, तो ये आ जाएगा। अब दुनिया के सभी प्लस वाले किसके पास जाएंगे, माइनस के पास जाएंगे, और ये प्लस इस माइनस के पास गया तो ये बना। अब ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा BaSO4 बस। अब देखिए क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, यह अभिकारक दो भागों में बटा, धन आयन ऋण आयन में, और यह भी अभिकारक दो भागों में बटा, धन आयन ऋण आयन में। तो इसमें क्या हुआ, दोनों में से दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे इस अभिक्रिया का अभिकारक का धन आयन इस अभिक्रिया के ऋण आयन के साथ, इस अभिक्रिया का ऋण आयन इस अभिकारक के धन आयन के साथ। तो क्या होता है इसमें कि वह अभिक्रिया जिनमें सभी अभिकारकों के धन आयन व ऋण आयन आपस में अभिक्रिया करके नए नए उत्पाद बनाते हैं, ठीक है, नए नए उत्पाद बनाएंगे, मतलब इनको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और उनको क्या बोलेंगे, तो अभिकारक। ये अभिकारकों के धनायन और ऋणायन है, यह उत्पादों के धनायन और ऋणायन है, मतलब उत्पाद हैं। तो हमें क्या करना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के धनायन और ऋणायन आपस में अभिक्रिया करके नए नए उत्पाद बनाते हैं, या फिर वह क्रिया जिनमें दो अभिकारक आपस में मिलकर दो नए उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। और इसका द्विविस्थापन क्यों नाम है, क्योंकि यह जाएगा इनको हटा के इनके साथ जुड़ेगा, यह जाएगा तो इनको हटा के इनके साथ जुड़ेगा, तो इसीलिए इसका क्या नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, ये इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। आपको लिखना कैसे है, तो इस तरह लिखना, देखिए ये समझाने का तरीका हो गया। ये देखिए लिखना है इस तरह आपको, Na2SO4 प्लस BaCl2
रिएक्शन आपको इसी तरह आएगी। अब हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दे दे और यहाँ पे कह दे NaCl है, इसको बैलेंस करके लिखिए, संतुलित करके। तो देखिए आपको क्या करना है, Na पे याद रखिएगा जिंदगी भर, हाली ना करब, करब इनके ऊपर हमेशा +1 आता है, याद रखिएगा, +1 बार, या फिर एक प्लस होता है मतलब धन आयन आता है, कितनी बार, 1 बार, इसको धनावेश भी कहते हैं। और देखिए आपको दिमाग में रखना है कि इसके ऊपर धन आयन आएगा और इसके ऊपर ऋण आयन, इसके ऊपर धन आयन, इसके ऊपर ऋण आयन। तो आपको अंदर अंदर समझना है कि ये धन आयन ऋण आयन के पास जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये है 2 बार, ये 2 2, तो यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखिए यह बचता है बी, ये 1 बार है, यह इसके पास जाएगा, क्यों, क्योंकि ये धन आयन होता है और इस पर ऋण आयन आता है 2 बार, 2 धन आयन 2 ऋण आयन के साथ BaSO4। तो इस तरह से रिएक्शन आप बता देंगे, तो यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस लेसन के खत्म होने के बाद एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो आप एक बार फिर से इस चैनल को देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, जो आने वाली वीडियो है वह आएगी, उसमें पूरा न्यूमेरिकल रहेगा और फिर जितने भी अभिक्रियाएं रहेंगी उन सभी अभिक्रियाओं का डिटेल रहेगा, उनको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। आप नोट बनाते रहिएगा और एक एक लेसन को सिक्योर कर लीजिए, जिनका आपको नोट मिले मतलब वीडियो मिले उसका आप नोट बना के सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगली रिएक्शन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दोस्तों इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनसीईआरटी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, एक अभिक्रिया का नाम है और यह बहुत आसान अभिक्रिया है। जैसे मान लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, तो देखिए कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ता है ना तो CO2 बनता है। यह अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं और इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन अगर किसी से भी जुड़ गया, ठीक है, किससे जुड़ जाएगा, किसी रासायनिक पदार्थ से। कार्बन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। यह कहाँ से आया है, देखिए कोयले में बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, जितने भी काली चीज़ें होती हैं उनमें कार्बन होता है। तो यह कोल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, कोल, कोल मीन्स कोयला। अब कोयला मान लीजिए यह कार्बन है, कोयले से आया है, और इस कार्बन से जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यह क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी रासायनिक पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी रासायनिक पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यह कॉपर है, कितनी बार है, 2 बार है, और यह भी ऑक्सीजन से मिल गया, मीन्स ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया इसकी हो गई, तो क्या बना देगा, 2 बार COUO, मतलब कार्बन, कॉपर भी 2 बार है और यह ऑक्सीजन भी 2 बार है, और यह ऑक्सीजन है कॉपर से जुड़ा है। ये क्या है, कॉपर, कॉपर मतलब ताम्र, ताम्र मतलब तांबा। ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं, कॉपर, तांबा, कुछ भी। और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब इसको वायु कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप समझिए सारी बातें, आपको एक दिन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। और मैं एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में, परिभाषा याद करने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, यही तो है ऑक्सीकरण। अब दोस्तों बता दें कि अपचयन क्या होता है। अपचयन छठी अभिक्रिया है, अपचयन, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, यह भी पूछा जा सकता है। और देखिए बता दूं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। तो दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए आप देखें ऊपर ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ रहा था, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना इसमें भी ऑक्सीकरण। और इसमें देखिए अब क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो आप याद करने का तरीका पहले सीखिए, कैसे याद करेंगे, अब वही चीज़ लिख देंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, मतलब लिख सकते हैं आप इस तरह भी, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन किसी अभिकारक से जुड़ता है उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। बस इतना सारा लिखना है आपको। फिर से सुनिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब यहाँ पर चाहे CO2 रहे चाहे कोई रहे, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक से हाइड्रोजन जुड़ता है उसे क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए CO2 है, CO2 से अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो एक ऑक्सीजन इसमें से निकल के इसके साथ आ जाएगा, यह H2O हो जाएगा,
और यहाँ पर CO बच जाएगा, मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ CO बचा, और वो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, इसके पास जाके जुड़ जाएगा, इधर बन गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, CuO है, CuO से हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन। तो हम लोग क्या करते हैं, तीर के ऊपर भी लिख देते हैं अपचयन, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अपचयन लिखने से क्या होता है कि मतलब यह पता चल जाता है कि अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसमें भी जुड़ रहा है तो भले से ये ऑक्सीजन जाके इसके पास आ जा रहा है तो ये H2O हो रहा है, इससे नहीं मतलब, बस यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होना चाहिए। ये हो गया आपका अपचयन। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यह क्या होता है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी को अगर आप कह दें ऊष्मा फेंकी मन में, ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया। ऊष्मा मतलब होती है ऊर्जा, एक तरह की ऊर्जा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। अगर इसको मन में आप कहते हैं ऊष्मा फेंकी अभिक्रिया तो आपको याद हो जाएगा क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, फेंकाती है, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की कुछ मात्रा उत्सर्जित होती है, कब, जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है तब। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पूर्ण हो जाने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब फेंकाती है, उत्सर्जित होती है, वह क्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया। जैसे उदाहरण, तो उदाहरण जैसे आप श्वसन करते हैं ना, श्वसन में क्या होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। तो क्या होता है उसमें, जैसे जो भी हम खाए पिए रहते हैं अपनी बॉडी में, जो भी भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ है, हम जो भी अपनी बॉडी में खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ खाते हैं, वह हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडल से जब सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो यह ऑक्सीजन इस पूरे ग्लूकोज को पचा देती है, मतलब जला देती है। जब जलाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया। और जब वो जला देगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारे फेफड़े में जाता है और यही हमारे नाक के माध्यम से बाहर आता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी कै बार, 6 बार। और पानी बन जाएगा कितनी बार, 6 बार। और कुछ मात्रा में हमको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा किस में मिलेगी, तो किलो कैलोरी या कैलोरी में। यही ऊर्जा हमारे बॉडी में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है। तो यह ATP जो होता है, इसको ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। और यह कहाँ रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब जो जितनी भी ऊर्जा निकलती है हमारे खाना खाने के बाद, खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, भोज्य पदार्थ जाता है अंदर, और फिर जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है। ऑक्सीजन आने से क्या होता है, भोजन का पूरा दहन हो जाता है, मतलब भोजन पूरा जल जाता है। जलने के बाद ये धुआं निकलता है, धुआं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और पानी निकलता है, पानी मतलब जल, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। और फिर इसके जलने से, भोजन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मिलती है। जब हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का दहन होता है, तो ऊर्जा मिलती है। वह ऊर्जा से हम क्या करते हैं, दौड़ लेते हैं, काम कर लेते हैं। अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा ना हो तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, खा पी नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यह ऊर्जा किस रूप में रहती है हमारे शरीर में, ATP के रूप में। और यह ATP ऊर्जा कहाँ स्थित होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस, ठीक है। तो या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, शरीर का पावर हाउस कहते हैं। और ये देखिए ATP का नाम आपसे पूछा जाता है, पूरा नाम ATP, ADP और AMP, तो 3 होता है। ATP का नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक है, एडिनोसिन डाईफास्फेट, और एडिनोसिन मोनोफास्फेट। तो इस तरह से तीनों नाम है, पूरा याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे अगली हेडिंग क्या है, जंग लगना। जंग लगना, अगर आपसे पूछा जाता दहन अभिक्रिया क्या होती है या श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप तब भी यही बात बताएंगे। और इसमें ऊष्मा निकलती है, कितनी ऊष्मा निकलती है, ये किलो कैलोरी में निकलती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको उदाहरण से समझाइए, तो आपको यही लिखना ऊपर वाली चीज़। अब आपसे पूछा जाएगा संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, या जंग लगना किसे कहते हैं, या रस्टिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग, एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाइए, इस तरह पूछा जाएगा। तो देखिए, मान लीजिए यह लोहा है, यह लोहा धातु है, ठीक है, यह लोहा है इतना। और यह क्या, कि जब हम इस लोहे को वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो यह देखिए छोटा छोटा जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन, हवा, यह हवा है। और यह लोहे का बना हुआ बर्तन या कोई चीज़ है। और यह क्या करता है, यह लोहा जब हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन को मीन्स वायु को चिपका लेता है, मीन्स सोखने लगता है, अवशोषित करता है। और यह नमी किस रूप में रहती है, H2O के रूप में।
यह नमी भी, यह लोहा सोख लेता है, हवा भी सोख लेता है। और जब यह लोहा हवा और नमी को सोख लेता, मीन्स वायु और नमी को सोख लेता है, तो लोहा की परत पर, ऊपरी सतह पर या परत पर लाल भूरे रंग की पपड़ी जमने लगती है, जिससे लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब होने लगता है तो इसी को कहते हैं जंग लगना। ठीक है, जंग लगना। तो जब लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की पपड़ी जमने लगती है तो उसे कहते हैं लोहे का जंग लगना। अब आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि जब लोहे के बने हुई उपकरण को या चीज़ों को या वस्तुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो लोहा वायुमंडल की ऑक्सीजन को और नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की पपड़ी पड़ने लगती है और लोहा धीरे धीरे खराब होने लगता है और कमज़ोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे का जंग लगना कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं। अगर दोस्तों लोहे की जगह पर कोई और धातु, जैसे कोई और धातु आ जाए, लोहे की जगह पर कोई और धातु आ जाए और वह धातु वायु और नमी को सोखकर उस धातु की सतह पर पपड़ी पड़ने लगे, तब हम इसे क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। संक्षारण को कोरोजन कहते हैं। ठीक, कोरोजन कब होगा? जब लोहे के अलावा कोई और धातु रहेगी, और लोहे पर जब लगेगा तो हम क्या कहेंगे? जंग लगना। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जंग लगने या संक्षारण की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, यह लोहा है, लोहे का सूत्र Fe होता है, इसको आयरन कहते हैं और ये 4 बार लेते हैं बैलेंस करने के लिए। ये देखिए वायुमंडल की ऑक्सीजन है, इसको वायु भी कहते हैं और 3 दूना 6 बार है। और ये पानी है, पानी मीन्स नमी, नमी कितनी बार रहेगा? तो x बार, मतलब x बार, 2 बार, 4 बार, कुछ भी हो सकता है। तो जब यह लोहा वायुमंडल की वायु को और ऑक्सीजन को और नमी को जब सोखता है तो यह 2Fe2 और O3 बनाता है और X2O। तो यही क्या है? जंग का फार्मूला। और यही पपड़ी के रूप में लाल भूरे रंग की पड़ जाती है लोहे की सतह पर। इसे क्या कहते हैं? लोहे का जंग लगना। अब दोस्तों अगर लोहे को जंग लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, लोहे को जंग लगने से बचाना है तो क्या करना है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किए गए उपाय कौन कौन से हैं बताइए? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 क्या बोलेंगे? पालिश करके। मतलब कि जो धातु है, जो लोहा है या लोहे का बना हुआ कोई चीज़ है तो उसकी ऊपरी सतह पर अगर हम पॉलिश कर देते हैं या पेंट कर देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर हम उसकी सतह पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ा दें, जैसे जस्ते की, ठीक है, जस्ते की परत अगर चढ़ा देते हैं लोहे या लोहे के बने हुए सामानों के सतह पर, ऊपरी सतह पर अगर हम जस्ते की कोई परत चढ़ा देते हैं या किसी और धातु की परत चढ़ा देते हैं तो इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, गैल्वेनीकरण कहते हैं या यशद लेपन बोलते हैं। याद रखिएगा, एक नंबर में आ सकता है यशद लेपन, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जस्ते की परत चढ़ा देते हैं लोहे की धातु के ऊपर तो उस पर भी मतलब उस पर भी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको बचा सकते हैं। या फिर किसी और धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जस्ते के अलावा कोई और धातु की परत चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, धातुओं को संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। अब अगली हेडिंग है दोस्तों विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होती है? देखिए दोस्तों, जैसे हम घर पे खाना बनाते हैं, खाना मतलब रोटी चावल कुछ भी, या फिर और भी कोई चीज़ें जो खाने लायक हों, अगर हम उन चीज़ों को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो वह क्या होता है? धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है और वो खाने लायक नहीं रह जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है विकृति गंधिता। देखिए लिखा गया, जब भोज्य पदार्थों को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय बाद उनमें से बदबू उत्पन्न होने लगती है और वह खाने योग्य नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। अब देखिए, विकृति गंधिता अगर रोकना है, मतलब कि अगर खाने वाले पदार्थों को अगर विकृति गंधिता से बचाना या खराब होने से बचाना है तो उसमें क्या करना चाहिए? तो सोडियम बेंजोएट मिला देना चाहिए। अगर आप भोजन में सोडियम बेंजोएट मिला देते हैं तो उससे वो सड़ेगा नहीं, ठीक है, खराब जल्दी नहीं होगा। या तो फिर बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि हम उसमें कोई एक्सीडेंट मिला सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं हिंदी में। हम अगर भोज्य पदार्थों में कोई प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा या भोजन खराब नहीं होगा। अब देखिए, स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, मतलब कि अगर हम उसे फ्रिज में रख दें या रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है, तब भी वह खराब नहीं होता है। तो यह हो गया विकृति गंधिता। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस लेसन में पूरा जो लेक्चर था कंप्लीट कर दिया गया, जितनी हेडिंग थी उसे कंप्लीट कर दी गई, पूरा समझाने की कोशिश की गई है। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आती या कोई टॉपिक नहीं समझ में आते तो आप हमें कमेंट करके बताइए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए।
तो दोस्तों फिर हम अगली वीडियो में क्या करेंगे कि पूरे लेसन में जितने भी एक्सरसाइज है उसको हम एनसीईआरटी बेस की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे, समझाएंगे, एक एक चीज़ को बताएंगे। तो फिर मिलिए आप लोग अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।